हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम टीआरडी डिपार्टमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसा कि हमने 163 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, तो हम इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 164 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 164, एक्रोनिम्स फॉर द स्काडा। स्काडा का फुल फॉर्म क्या है? सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, ऑप्शंस बी। स्काडा सिस्टम से ही हम रिमोटली हमारे टीएसएस को, ट्रैक्शन सबस्टेशन, एसपी एसएसपी को कंट्रोल करते हैं। यानी कि टीपीसी के अंदर जो सिस्टम लगा रहता है, टीपीसी जिस तरीके से ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर जो के पास में जो प्लेटफॉर्म है वो एक तरीके से स्काडा है, और वो स्काडा प्लेटफॉर्म की वजह से हमारे सभी रिमोटली टीएसएस, एसपी एसएसपी को कंट्रोल करता है। अब स्काडा का भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, मतलब उसके अलग अलग कंपोनेंट है, जैसे उसमें से एक कंपोनेंट आरटीयू है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि आरटीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आरटीयू की फुल फॉर्म होती है रिमोट टर्मिनल यूनिट, ऑप्शन ए। आरटीयू कहाँ लगा रहता है? ये हमारे एक तरीके से यूनिट होती है जो हमारे टीएसएस में भी रहता है आरटीयू, एसपी में भी रहता है, एसएसपी में भी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 166, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूल इज़ नॉट प्रेजेंट इन आरटीयू। आरटीयू के अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, तो आरटीयू में क्या मॉड्यूल नहीं होता? सीपीयू मॉड्यूल होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मॉड्यूल होता है, और पीएसयू पावर सप्लाई यूनिट भी होता है, और डीओ कार्ड भी होता है, डिजिटल आउटपुट कार्ड भी होता है, और डीआई कार्ड भी होता है। तो एओ कार्ड नहीं होता है, तो नॉट प्रेजेंट मीन्स एओ कार्ड नहीं है अवेलेबल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 167, द एनालॉग input from which of the following equipment will be extended to RTU so as to enable TPC to access the voltage and load profile of a particular TSS। तो लोड प्रोफाइल हमारे किसी भी टीएसएस की कैसे चेक कर सकते हैं? हमारे पास में जो फीडर सीबी होता है, फीडर सीबी के साथ में पीटी और जो सीटी रहेंगे, उनके थ्रू ही हम किसी टीएसएस पे कितना लोड चल रहा है, यानी कि उस टीएसएस पे कितना करंट ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, तो कितना करंट चल रहा है वो हमें किससे पता चलेगा? फीडर सीटी और पीटी से देख के उस पर करंट की जो प्रोफाइल होती है और वोल्टेज की प्रोफाइल है उससे ही पता चलता है। तो लोड प्रोफाइल किसी टीएसएस की देखनी है तो पीटी और सीटी का इंडिकेशन चाहिए, और ये पीटी और सीटी को हमने एक्सटेंड कर रखा होता है आरटीयू के थ्रू टीपीसी के पास में। तो ये टीपीसी के पास में एक्सेस होता है इन दोनों का लोड प्रोफाइल देखने का। तो इस तरीके से ये स्काडा के थ्रू जाता है उसके पास में, आरटीयू और आरटीयू के माध्यम से वहाँ पे स्काडा के ऊपर दिख जाता है उनके प्लेटफॉर्म पे। तो इस तरीके से हमने क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, TEMS का फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 168 में पूछा गया है। TEMS होता है ट्रैक्शन एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। यानी ट्रैक्शन एनर्जी मीन्स कि हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो हमारे लोकोमोटिव्स हैं, उसको चलाने के लिए कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो एक ये प्लेटफॉर्म है, तो उसके प्लेटफॉर्म में ये TEMS का फुल फॉर्म क्या है? ट्रैक्शन एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन ए। Question number 169, if the battery set voltage falls below 82 volt, then the AC/DC monitoring and tripping relay will issue trip command to। अगर हमारा जैसे स्टैंडर्ड वोल्टेज क्या रहता है, AC जो DC वोल्टेज है हमारा, तो वो 110 वोल्ट रहता है, स्टैंडर्ड रहेगा 110। अब उससे कम चला जाएगा तो हमने एक उस पर DC सुपरविजन रिले रहती है हमारे TSS के अंदर, तो वो उसको मॉनिटर करती रहती है। ठीक है, तो उसको वो मॉनिटर करती रहेगी। अगर उस केस में, अगर जैसे इसमें 82 सेट पॉइंट दे रखा है, तो अगर इससे नीचे चला जाएगा तो वो किसको कर देगी? सभी को, HVCB को भी ओपन कर देगी, LVCB को भी ओपन कर देगी, और फीडर CB को भी ट्रिप कमांड दे देगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो DC सुपरविजन रिले रहती है, तो ये ट्रिपिंग कमांड किसको दे देगी? सभी फीडर CB, LVCB और HVCB को, जितनी भी हमारी CB हैं सभी ओपन हो जाएंगी उस कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170, एट 27 डिग्री द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन ए बैटरी सेल शुड बी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो
उसमें क्या रहती है उसकी वैल्यू, स्पेसिफिक ग्रेविटी 27 डिग्री के केस में, तो उसकी वैल्यू रहेगी 1210, या यहाँ पे इस तरीके से दे रखा है 1.210, तो ये हो जाएगा 1210 या 1220 के बीच में रहती है। तो यहाँ पे 1220 नहीं दे रखा है, वैसे ये भी हो सकती है, वो OEM पे डिपेंड करता है, 1200 ये भी हो सकती है और 1220 भी हो सकती है। तो अब स्टैंडर्ड 1210 है, तो आप इसको रिमेंबर कर लीजिए 1210, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट यही लग रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 171, रेटेड लोड करंट ऑफ 30.24 MVA पावर ट्रांसफार्मर विद रिस्पेक्ट टू LV साइड इज। रेटेड लोड अभी यहाँ पे ये पूछा 30.24 MVA का है पावर ट्रांसफार्मर और LV साइड में हमसे करंट पूछा गया है। तो आपको पता है कि ये जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं ये होते हैं जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 132 kV का है, ये 132 kV इनकमिंग है और आउटगोइंग जो रहेगा हमारे पावर ट्रांसफार्मर का मेंशन नहीं है, तो हमें उसको 27 kV ही मानते हैं, 27 kV ही रहता है हमारा स्टैंडर्ड ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर। तो ये रह गया, तो इसको आउटपुट, और ये हमारा 30.24 MVA है, तो ये इसको कैलकुलेट करने का 30.24 MVA का होता है 10 M मतलब मेगा होता है, तो उसका होगा 10 की पावर 6, और इसी तरीके से 27 kV है, तो 27 इंटू 10 की पावर 3। ये निकाला कैसे है, शायद आपको पता होगा, फॉर्मूला पावर का क्या होता है, P=V इंटू आई। तो P क्या हुआ यहाँ पर 30.24, वोल्टेज इसके नीचे आ जाएगा तो करंट की वैल्यू आ जाएगी, यानी आई की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, I=P/V। P क्या है 30.24 इंटू 10 की पावर 6, और V क्या होगा 27 इंटू 10 की पावर 3 kV है। तो इसको इससे काटेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में ये आ जाएगा 1120 एम्प्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 172, इन TSS द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ ए अर्थिंग सिस्टम शैल नॉट बी मोर देन। जो हमारा कंबाइंड अर्थ रेजिस्टेंस होता है TSS के केस में, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 0.5 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए TSS के केस में, और यही SP SSP के केस में पूछा जाता है तो 2 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173, द साइज ऑफ MS फ्लैट यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग द अर्थिंग रिंग इनसाइड द कंट्रोल रूम ऑफ ए TSS। हमारे TSS का जो कंट्रोल रूम होता है उसके अंदर एक आप देखेंगे दीवार के ऊपर एक MS फ्लैट की रिंग चल रही होती है, तो उस MS फ्लैट का जो साइज़ होता है वो 50x6 होता है, और यही TSS का जो यार्ड एरिया है उसके अंदर जो MS फ्लैट यूज़ की जाती है वो होती है 75x8। ठीक है, उसके लिए यूज़ होती है 75, और अर्थिंग रिंग के लिए होती है 50x6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174, द मिनिमम वर्किंग क्लियरेंस बिटवीन द लाइव कंडक्टर एंड अर्थ स्ट्रक्चर वेयर मैन आर रिक्वायर्ड टू वर्क शैल बी। मिनिमम वर्किंग क्लियरेंस कितना होना चाहिए, 2 मीटर का वर्किंग क्लियरेंस होना चाहिए। ठीक है, हमारा 2 मीटर से कम में वर्किंग क्लियरेंस पे काम नहीं करते हैं, 2 मीटर का मिनिमम वर्किंग क्लियरेंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 175, व्हाट इज़ द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ 10 डेल्टा ऑफ पावर ट्रांसफार्मर बुशिंग। मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ 10 डेल्टा कितनी होती है पावर ट्रांसफार्मर बुशिंग की, तो ये होती है 0.007। मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू बुशिंग का पूछा है 10 डेल्टा वैल्यू ऑफ पावर ट्रांसफार्मर बुशिंग, तो ये रहेगी 0.007। ठीक है, और यही अगर पूछ लिया जाता 10 डेल्टा वैल्यू ऑफ पावर ट्रांसफार्मर ऑयल, जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसकी जो मतलब 10 डेल्टा वैल्यू मैक्सिमम परमिसिबल कितनी होती है, उसकी होती है 0.01। ठीक है, उससे अपनी कम ही होनी चाहिए वैल्यू 0.01 से। फिर ट्रांसफार्मर ऑयल दैट मीन्स 0.01 एंड ट्रांसफार्मर बुशिंग 0.007 से कम होनी चाहिए हमारी। और 10 डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करती है, डिसिपेशन फैक्टर को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 176, द OHE वोल्टेज at the farthest point on the system even when heavily loaded does not fall below। हमारा कोई भी एक TSS है, जैसे ये मान के चलिए TSS है, ये दोनों तरफ फीड देता है, एक इस तरफ एक इस तरफ। ठीक है, तो यहाँ तक मान लीजिए ये SP का PTF ही आ गया, सपोज कीजिए इधर और इधर भी आ जाइए। ठीक है, इधर ये SP के अंदर PT लगे रहते हैं, यहाँ वाला और एक यहाँ वाला, इधर भी SP के अंदर PT रहेगा इधर का, जिससे उसको TPC को पता चल जाएगा। तो ये जो फार्देस्ट पॉइंट है, ये वाला या ये वाला कोई भी मानिए, यहाँ पे किस वोल्टेज से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये होना चाहिए 19 kV से, 19 kV से कभी भी इसका नहीं हो रहा है। अगर मान लो फीड एक्सटेंडेड है तो नेक्स्ट जहाँ तक वो फीड दे रहा है नेक्स्ट TSS तक, तो वहाँ का जो PT कैटेगरी इंडिकेशन आ रहा है तो वो भी TPC मॉनिटर करता रहता है कि ये 19 kV से ज़्यादा
मतलब उसका वोल्टेज में ड्रॉप नहीं होना चाहिए। तो 19 kV से ज़्यादा मतलब 19 kV के बिलो नहीं होना चाहिए, 19 kV से ज़्यादा ही उसको मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 177, फॉर द ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर द पोलराइजेशन रेशियो R60 अपॉन में R10 अपॉन और R600 अपॉन में 60 शुड नॉट बी लेस देन, ये किससे कम नहीं होना चाहिए? ये होना चाहिए, देखो R60 ये 1.4 से ज़्यादा होता है और R600 अपॉन में R60 1.2 से ज़्यादा होना चाहिए। और ये क्या होता है कि R60 R10 R600 ये R10 हुआ हमारा 10 सेकेंड पे हम जब मैगरिंग करते हैं ट्रांसफार्मर की, जब मैगरिंग करेंगे उसकी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस की, ठीक है, तो ये R10 हुआ 10 सेकंड के लिए मैगर जो हमने किया उसका रेजिस्टेंस, फिर R60 हो गया 60 सेकंड के लिए और 600 हो गया 600 सेकंड के बाद, यानी 600 सेकंड मीन्स 10 मिनट तक हम उसको रखते हैं मैगर को। तो वो जो 10 मिनट के बाद में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आई वो है ये, ठीक है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस की। तो ये चीज़ हुआ ये, तो इनका रेशियो निकालेंगे तो वो पोलराइजेशन इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से ये हमारे वैल्यूज़ होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होनी चाहिए वाइंडिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू या उनके रेशियो की वैल्यू, जिसे हम पोलराइजेशन इंडेक्स बोलते हैं। 1.4 और 1.2 R600 अपन में R660 की होनी चाहिए, 1.2 से ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178, फॉर द 25 kV द मिनिमम हाइट ऑफ बस बार फ्रॉम द ग्राउंड लेवल इज़, ये काफ़ी रिपीटेटिव नेचर का क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जाता है। तो 25 kV का जो LV साइड में जो हमारी बस बार रहेगी उसका ग्राउंड क्लियरेंस जो होना चाहिए मिनिमम 3.8 होना चाहिए, और यही 132 kV का हमारा सिस्टम है, अगर इनकमिंग है तो उसकी बस बार का मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस होना चाहिए 4.6, यानी कि यार्ड एरिया में 4.6 होना चाहिए मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट इशूड फॉर द स्किल्ड स्टाफ ऑफ RC, रिमोट कंट्रोल जो होते हैं रिमोट कंट्रोल वाले RC वाले, उनके कॉम्पिटेंसी कौन कौन सी देते हैं? 8 TR8 रहती है और TR9 रहती है। TR8 किनको देंगे? स्किल्ड स्टाफ को देंगे, जो भी उनका टेक्नीशियन रहेगा उसको TR8 रहेगी। और यही RC का जो सुपरवाइज़र रहेगा उसको रहेगी TR9, ठीक है, TR8 हो गई और TR9 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 181, ए कंडक्टर विच फॉर्म्स इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस बिटवीन टू कंडक्टर्स आर और इक्विपमेंट बट नॉट अंडर टेंशन, मतलब दो कंडक्टर्स के बीच में इलेक्ट्रिकल तो कर रहा है, वो इलेक्ट्रिकली जोड़ रहा है बट वो टेंशन में नहीं है। तो जंपर ड्रॉपर्स भी टेंशन में रहते हैं बट वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं मानते हैं हम उसको। जो फ्लेक्सिबल जंपर्स आ रहे हैं उनको तो मानते हैं, बट अभी ड्रॉपर जो हमारे स्टैंडर्ड ड्रॉपर्स हैं वो इलेक्ट्रिकल की कंडक्टिविटी, इसीलिए हम इलेक्ट्रिकल की कंडक्टिविटी नहीं करते हैं, वो हमारा ये अजम्पशन रहता है, इसीलिए हम सी जंपर लगाते हैं। और ये टेंशन में भी रहते हैं, फीडर भी टेंशन में रहता है हमारा, और बॉन्ड तो खैर वो है ही नहीं है, अलग ही चीज़ हो गई। ये इलेक्ट्रिकल कोई कंटिन्यूटी नहीं देता है एक तरीके से, कंडक्टर्स नहीं है और इक्विपमेंट के बीच में वो नहीं करता, तो जंपर्स रहते हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 182, द स्मॉलेस्ट सेक्शन ऑफ OHE विच कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सिस्टम बाय मैनुअल ऑपरेशन। मैनुअल ऑपरेशन क्या होता है? मैनुअल ऑपरेशन से किसको हम कर सकते हैं? और स्मॉलेस्ट सेक्शन पूछा है जो कि हम मैनुअली कर सकते हैं, ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द सिस्टम से, तो वो हो गया हमारा एलिमेंट्री सेक्शन। और यही पूछा जाता है द स्मॉलेस्ट सेक्शन ऑफ OHE विच कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सिस्टम फ्रॉम, मतलब रिमोटली। तो रिमोटली कौन सा आता? अगर ये मैनुअली की जगह ऑप्शन हो जाता तो हमारा हो जाता सब सेक्टर, तब आंसर क्या रहता है? सब सेक्टर, क्योंकि रिमोटली अगर TPC जो कर पाएगा उस स्मॉलेस्ट सेक्शन को, वो होगा मतलब एक TSS से या तो SSP तक कर पाएगा या SSP से SP के बीच में वो रिमोटली कर पाता है। एलिमेंट्री सेक्शन को आइसोलेट करना है तो आइसोलेटर की मदद से ही कर सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट पार्ट हो गया हमारा एलिमेंट्री सेक्शन विच कैन बी आइसोलेटेड लोकली और मैनुअली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 183, इन कन्वेंशनल OHE द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रहता है हमारे? 160 स्क्वायर mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 184, इन SP SSP द कंबाइंड रेजिस्टेंस शैल नॉट बी मोर देन, ठीक है, SP SSP के केस में कंबाइंड रेजिस्टेंस किससे होना चाहिए ज़्यादा? हमारा 2 ओम से कम ही रहना चाहिए, 2 ओम से कम रहना चाहिए combined earth resistance। next question number 185, what is the clearance of pantograph of platform shed of New Testament?
ये आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि इसका क्या आंसर होना चाहिए, क्योंकि जैसे जब भी हम मेजर किए हैं जहाँ पर भी क्लियरेंस का ऐसे आता था, तो उस चीज़ को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे ये मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म का शेड है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म का शेड हो गया और यहाँ हमारा कॉन्टैक्ट वायर है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इस तरीके से, ये पेंटो मान लीजिए इस तरीके से है ये पेंटो, ठीक है। तो ये थोड़ा ज़्यादा ही क्लोज बन गया मेरे से, इसको एक सेकेंड, इस तरीके से मान लीजिए ये अपना पेंटो रह गया, ये हमारा पेंटो है, यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट वायर है इस तरीके से, ठीक है, इनवर्ड में है, इसको ऐसे मान लीजिए पेंटो को। तो जो क्लियरेंस देखा जाता है, यानी कि ये क्या रहेगा, पूरा लाइव पार्ट रहेगा इसका एज, ये एज इस हाइट पे है, ये मान लीजिए ये रेल लेवल, ये रेल हो गई इस तरीके से मान लीजिए। तो ये हाइट मान लीजिए कि 580 पे है, रेल लेवल से, सॉरी 5.80। तो ये पूरा लाइव पार्ट रहेगा, लाइव पार्ट, और ये हमारा शेड क्या रहेगा, अर्थ पार्ट। तो हम जो क्लियरेंस मेजर करते थे वो ये मेजर करते हैं, ठीक है। और ये मिनिमम क्लियरेंस हम ये लेके चलते हैं कि 50 सेंटीमीटर होना ही चाहिए मिनिमम। ये हमारा एक ऐसा प्रिजम्पशन रहता है, नहीं तो हम इसको कटिंग करवाते हैं, इस वाले शेड का जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको कटिंग कराया जाता है, ठीक है, क्योंकि रियल तो इधर उधर कर नहीं पाएंगे, तो यानी कि शेड को ही काट सकते हैं इतना, या कुछ भी एक नेसेसरी अरेंजमेंट किया जाता है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 50 सेंटीमीटर मिनिमम रहता है। अब इसमें क्या पूछा गया है ये प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 186, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कंपाउंड यूज्ड फॉर बैटरी टर्मिनल कनेक्टर्स। अच्छा, बैटरी टर्मिनल कनेक्टर पे हम क्या लगाते हैं, पेट्रोलियम जेल ही लगाते हैं, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 187, द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट स्प्लाइस एज फार एज पॉसिबल, यानी दो स्प्लाइस के बीच में जो होनी चाहिए, जो कितने डिस्टेंस होनी चाहिए, मतलब एक स्प्लाइस के बाद ऐसा नहीं है कि 10-10 मीटर पर या बार बार स्प्लाइस लगा देंगे, ऐसा नहीं है। तो कम से कम 100 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए दूसरे स्प्लाइस की, ये कोशिश रहती है, बट कई बार लगाना पड़ जाता है। बट ये है कि द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट स्प्लाइस एज फार एज पॉसिबल टू बी 100 मीटर से ज़्यादा ही डिस्टेंस हो। और मैक्सिमम एक टेंशन लाइन में कितनी स्प्लाइस लगा सकते हैं, 15 लगा सकते हैं, यानी कि क्योंकि 100 मीटर का, अब 1500 मीटर की टेंशन लेंथ है, आप 100 मीटर से डिस्टेंस पे भी लगा रहे हो तो मैक्सिमम 15 लगा सकते हैं, ऐसा है गाइडलाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 188, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ 132 kV बॉटम कंडक्टर ऑफ पावर लाइन क्रॉसिंग ओवर ए इलेक्ट्रिकल ट्रैक। इस क्वेश्चन का भी आप ही आंसर दीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी मतलब क्योंकि ये डेटा मैच नहीं कर रहा है, इसमें से कोई भी 14.6, 14.7, 14.8। इस क्वेश्चन को आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे को। क्वेश्चन नंबर 189, व्हाट इज़ द 8 व्हीलर टावर वैगन की मैक्सिमम स्पीड क्या है। 8 व्हीलर टावर में 110 kmph होती है, 110 kmph रहती है। क्वेश्चन नंबर 190, नंबर ऑफ सेक्शन इंसुलेटर प्रोवाइडेड नियर ट्रिप शेड। अब इस ट्रिप शेड में क्या पूछना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं है। मान लीजिए कि इस तरीके से एक आपकी मेन लाइन है और ये आपका लूप लाइन है, ठीक है, और इस लूप लाइन के अंदर ये ट्रिप शेड है, ठीक है। तो इस ट्रिप शेड को आइसोलेट करना है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, एक ऐसा ही लगा देंगे, एक ऐसा ही लगा के, जैसे इधर एक ऐसा ही लगा और इधर भी एक ऐसा ही लगा, और यहाँ पे आइसोलेटर वाला अरेंजमेंट करके तो पूरा आइसोलेट कर देंगे। या इधर आइसोलेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, इधर एक ऐसा ही लगाया और इधर एक ऐसा ही लगाया। बट मैंने मुंबई में देखा वहाँ पे डबल सेक्शन इंसुलेटर का अरेंजमेंट कर रखा है, डबल सेक्शन इंसुलेटर का यहाँ पे 2 लगा रखे हैं, ताकि गलती से भी कोई यहाँ से गाड़ी घुसाए तो वो क्या करेगा लाइव से। इसके लिए आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं, ये एडवांटेज ऑफ डबल सेक्शन इंसुलेटर ओवर द सिंगल सेक्शन इंसुलेटर, उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे ट्रिप शेड ही है, विरार का जो मेमू शेड है, सॉरी, तो EMU शेड, तो EMU शेड के अंदर यहाँ डबल सेक्शन इंसुलेटर है और वो डेड एंड में चली जाती है, इधर ऐसा डेड एंड है उधर, तो इसलिए इधर तो ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ भी अगर मान लो डबल सेक्शन इंसुलेटर लगाते हैं और इधर से भी कोई गाड़ी आती है तो एक एडवांटेज तो रहेगा। तो इस क्वेश्चन को मतलब ये देखा जा सकता है कि 2 सेक्शन इंसुलेटर यहाँ लगे और डबल पोल आइसोलेटर लगा, और यहाँ केवल 2 सेक्शन इंसुलेटर लगे, या फिर यहाँ पर भी एक आइसोलेटर अरेंजमेंट किया जा सकता है कि इस साइड से चार्ज करना हो तो मैक्सिमम 4 सेक्शन इंसुलेटर लग सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप 4 सेक्शन इंसुलेटर, और बाकी आप इसको और अगर बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 191, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंसुलेटर यूज इन पॉल्यूशन जेन।
पोल्यूशन जोन में हम कौन सा यूज़ करते हैं, जो हाई क्रीपेज डिस्टेंस भी हो, लॉन्ग क्रीपेज है और कंपोजिट इंसुलेटर हो। तो कंपोजिट इंसुलेटर करेंगे हम और हाई क्रीपेज डिस्टेंस का करेंगे, ठीक है, तभी हमें फ़ायदा होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसका ये कितने क्रीपेज डिस्टेंस का होता है, 1600 mm का होता है, ठीक है। और जो जनरली हम जो यूज़ करते हैं वो 1050 mm का यूज़ करते हैं, ठीक है। 1600 करना है इसको, 16,000 नहीं है, 1600 है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 192, हाउ मेनी ट्रैक्स यूज्ड फॉर ओ टाइप पोर्टल इन 25 kV AC ट्रैक्शन। ओ टाइप का इसको याद रख लीजिए ऐसे, NOR 468 इस तरीके से। एन टाइप पोर्टल 4 ट्रैक को करेगा, ओ टाइप 6 को करेगा, R 8 करेगा, 4 6 8। तो जो भी पूछेगा, ओ टाइप पूछा है तो 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ट्रैक सेपरेशन। ट्रैक सेपरेशन की मैक्सिमम, यानी कि इसने भी पूरा क्वेश्चन पूछा नहीं, ट्रैक सेपरेशन एट ऑब्लिगेटरी। हम ट्रैक सेपरेशन कहाँ चेक करते हैं, ऑब्लिगेटरी लोकेशन पे ही करते हैं। ऑब्लिगेटरी लोकेशन पूछना चाहिए था। ऑब्लिगेटरी लोकेशन पे कितनी रहती है हमारी, 150 mm से 700 mm के बीच में हम रखते हैं हमारा ऑब्लिगेटरी मास्ट को, ठीक है। अभी हाई स्पीड की गाइडलाइंस में जो आ गई है वो लगभग यहाँ पे है, हाई 160 kmph का जब रहेगा सेक्शन तो वो रहेगा लगभग, रहता है उसमें एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, थोड़ा मिड रेंज में रहता है, 400 या 450 mm से ये रहेगा 650 mm तक रहेगा हाई स्पीड के केस में। बट फॉर द टाइमिंग जो हमारा जो नॉर्मल सेक्शन है उसमें हमारा रहता है 150 mm से 700 mm। इसमें मैक्सिमम लिमिट पूछा है तो 700 mm होगी TS की, ट्रैक सेपरेशन की, ठीक है। ऑब्लिगेटरी लोकेशन पे जो हमारे टर्नआउट वाली लोकेशन होता है, टर्नआउट का ऑब्लिगेटरी मास्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 194, नोट मोर देन नंबर ऑफ स्प्लाइसेस शैल बी यूज्ड इन वन। तो 15 से ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करनी है, ये बता दिया है मैंने। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SPU, ये भी बताया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहता है, ये हमारा RTU का पार्ट है। वेयर द बेंड स्टेडी आर्म इज़ यूज इन 25 kV OHE। बेंड स्टेडी आर्म कैसे कैसे बनती कैसे है ये भी बता देता हूँ। बेंड स्टेडी आर्म जैसे हमारी जो बस बार रहती है LV साइड में, जो बस बार लगाते हैं हम, डाया मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, तो LV साइड में जो बस बार रहेगी उसको ही थोड़ा सा ऐसे बेंड करके हम बनाते हैं उसको। और जैसे यहाँ पे तो हमारा वो लग जाएगी, इधर स्वीवल क्लिप लगी, स्वीवल क्लिप, ठीक है। और इस तरीके से वो रहती है इधर RT के साथ में, वो इस तरीके से बन जाएगी। और ये जैसे नॉर्मल स्टेडियम कैसे रहती है ऐसे, और फिर ऐसे वो इतना क्लियरेंस नहीं बना पाती है, तो इसीलिए हम बेंड स्टेडियम बनाते हैं, ताकि जो यहाँ से जो हमारा दूसरा जो कॉन्टैक्ट वायर है उससे ये 25 सेंटीमीटर का क्लियरेंस बन जाए हमारा। तो यानी कि कहाँ ये यूज़ होगी, एक तो IOL में यूज़ की, और IOL में कौन सा, 4 स्पैन IOL में, जहाँ पर IR1 और IR2 रहता है उस लोकेशन पे। IS जो सेंट्रल रहेगा, IR1 IR2 जहाँ बनता है तो वहाँ यूज़ करना पड़ेगा। और जनरली ये हमें कहाँ यूज़ करना पड़ता है, 4 स्पैन ओवरलैप कहाँ बनता है जनरली, कर्व लोकेशन पे बनता है। अगर आपका नॉर्मल सेक्शन है, नॉर्मल विंड प्रेशर है, तो 4 स्पैन ओवरलैप आपका केवल कर्व लोकेशन पे बनेगा। और कर्व लोकेशन पे बनेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, IR1 और IR2 बनेगा आपकी सेंट्रल लोकेशन के ऊपर। सेंट्रल लोकेशन पे IR, तो एक आपको बेंड स्टेडियम लगानी पड़ेगी अगर कर्व लोकेशन पे है तो, ताकि आपका क्लियरेंस बन जाए। तो एक तो हो गया 4 स्पैन ओवरलैप, ठीक है। और दूसरा हमें यूज़ करना पड़ जाता है जब ओवरलैपिंग टाइप के न्यूट्रल सेक्शन बनते हैं, ये नेचुरल लिख दिया है, ये न्यूट्रल सेक्शन है। ओवरलैप टाइप का जो न्यूट्रल सेक्शन रहेगा वहाँ पर भी हमें ये यूज़ करना पड़ता है क्लियरेंस बनाने के लिए। तो इसका ऑप्शन C हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 197, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ओवरलैपिंग स्वीपिंग जोन ऑफ ए न्यू टेस्टामेंट। जो इसने न्यू के अकॉर्डिंग पूछा है, नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, जो मेरी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग हम 2 मीटर से 9 मीटर का है, 2 मीटर से 9 मीटर के बीच में स्वैपिंग जोन होना चाहिए। बट जनरली 2 से ज़्यादा ही रखते हैं हम, 6 मीटर के आसपास या 4 मीटर से 9 मीटर या 6 मीटर के आसपास रखते हैं। 9 मीटर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जनरली जो डिज़ाइन करते हैं जब जिस टाइम पे, तो 4 मीटर से 6 मीटर के बीच में रखा जाता है। तो अब इसमें न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग पूछा है तो शायद 4 मीटर नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होगा, बट आप इसको एक बार ही चेक भी कर सकते हैं। मिनिमम जो रहता है वो 2 मीटर रहता है, और मैक्सिमम जो रहेगा वो 9 मीटर रहेगा। स्वैपिंग जोन 2 मीटर से 9 मीटर के बीच में रहता है। तो अभी या इसको रिमेंबर कर सकते हैं कि नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 4 मीटर का स्वैपिंग जोन है। क्वेश्चन नंबर 198, व्हाट इज़ द स्पीड लिमिट ऑफ C क्लास ODC
सी क्लास ओडीसी की क्या स्पीड लिमिट रहती है? देखिए ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास, सबसे ए क्लास की कोई स्पीड लिमिट नहीं है, यानी कि सेक्शनल स्पीड से ही जा सकती है, अगर सेक्शनल स्पीड ही रहेगी इसमें ए क्लास के लिए। बी क्लास के लिए 40 kmph रहती है और सी क्लास के लिए 15 kmph रहती है। तो आंसर सी हो गया इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्लियरेंस जैसे जैसे ओडीसी का क्लास बढ़ रहा है वैसे वैसे अपना ओएचई से क्लियरेंस कम होता जा रहा है, यानी कि सी क्लास में बहुत ही कम क्लियरेंस है, बी क्लास में थोड़ा ज़्यादा है, ए क्लास में ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 199, और ये क्लास कैसे डिसाइड होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रेन चल रही है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, यानी कि उसका सोर्स ये है और डेस्टिनेशन ये है, तो इस पूरे रूट के लिए कितना क्लियरेंस बना उसका, तो वो क्लियरेंस के आधार पे ही हम उसका ओडीसी का डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हर एक स्टेशन या के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए इसके ए और बी के बीच में इंटरमीडिएट स्टेशन 2-3 और हैं, तो आप 2-3 स्टेशन के लिए बोलेंगे कि नहीं ये ए है यहाँ पर बी है, यहाँ पे सी हो गया, कभी ए हो गया, बी हो गया, ऐसा नहीं करते हैं यूजुअली, बार बार चेंज नहीं होगा। उस सेक्शन के लिए डिसाइड हो जाता है इस तरीके से कि हाँ भी कितने डिस्टेंस के ऊपर ये क्लास रहेगा, बी क्लास रहेगा, इस तरीके से थोड़ा सा इसका डिसीजन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 199, व्हाट इज़ द मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट दैट ए डिस्चार्ज रोड कैन विदस्टैंड फॉर 1 सेकेंड? देखिए देखो, एक तो है कि ये शॉर्ट सर्किट करंट बहुत ही मोमेंटरीली टाइम के लिए होता है, शॉर्ट सर्किट करंट बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहता है, यानी कि 1 सेकेंड के लिए पूछा है। तो जो नॉर्मल हमारी कंटिन्यूस करंट कैपेसिटी रहती है, जैसे मान लीजिए अगर कोई भी, जैसे हमारी ये पूछा जाए कि हाँ भाई कि कोई, जैसे हमारा OHE है 65 स्क्वायर mm और 107 स्क्वायर mm की कॉन्टैक्ट वायर है, तो इनका इक्विवेलेंट आ जाता है हमारा 150 स्क्वायर mm। 150 स्क्वायर mm क्यों आता है? क्योंकि ये कॉन्टैक्ट, ये जो है 65 स्क्वायर mm प्योर कॉपर नहीं है, इसलिए कैडमियम कॉपर है, तो इन दोनों को मिला के जो लगभग बनता है हमारा 150 स्क्वायर mm बनता है। और इनकी जब हम इसको कंटिन्यूस करंट कैरिंग कैपेसिटी निकालते हैं तो 150 स्क्वायर mm इंटू 4 करते हैं तो 600 एम्पियर आ जाता है हमारा उधर। ठीक है, जैसे हमें बताने के लिए बताया, तो कॉपर की कंटिन्यूस करंट कैरिंग कैपेसिटी निकालनी है तो जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है कंटिन्यूसली करंट कैरी। लेकिन ये शॉर्ट सर्किट करंट को अगर निकालना है तो उसका कोई ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, बट लगभग इसका होता है कि 150 जो एम्पियर होता है उससे ज़्यादा ये ले लेता है। और हमारी ये जो डिस्चार्ज रोड रहती है 40 स्क्वायर mm की। ठीक है, तो डिस्चार्ज रोड का 150 को आप इससे करोगे तो 6000 एम्पियर आ जाएगा लगभग। ठीक है, अब 6000 के आसपास तो बहुत सारे ऑप्शन है, ये भी 6000 के आसपास है, तो ये भी 6000 के आसपास है, तो इसमें लगभग जो नियर बाय ये लग रहा है 6250, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। और या फिर इसको रिमेंबर कर लीजिए कि हम एक शॉर्ट सर्किट 40 स्क्वायर mm होता है डिस्चार्ज रोड की क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसका शॉर्ट सर्किट करंट आ जाएगा 6250 फॉर द 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 200, व्हाट इज़ द कंडेमनेशन डायमीटर ऑफ 107? ये 105 गलत लिखा है, 107 स्क्वायर mm होता है हमारा, 105 का कोई होता ही नहीं है स्क्वायर mm ऑफ कॉन्टैक्ट वायर। इसका कंडेमनेशन नया इसने पूछा है कि मेन लाइन में क्या होगा, यार्ड में क्या होगा, तो आप इसको मेन लाइन मानिए और जवाब दीजिए, तो मेन लाइन हो जाएगा हमारा 8.25, और यही यार्ड में पूछा जाता है तो 8 mm हो जाता है। और यही अगर 160 kmph के जो नए सेक्शन बन रहे हैं जिसमें काउंटर वेट ज़्यादा है तो उस केस में हो जाएगा 8.42 mm। ठीक है, क्योंकि आजकल इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हाई स्पीड के केस में, क्योंकि 2x25 के काफ़ी सारे सेक्शंस पे काम चल रहा है, उसमें काउंटर वेट के साइज़ बढ़ा दिया जाता है अगर उसको हाई स्पीड में कन्वर्ट करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बरीड ड्रिल इन ट्रैक्शन सबस्टेशन? ट्रैक्शन सबस्टेशन के अंदर जो हम बरीड ड्रिल डालते हैं उसकी लंबाई कितनी होती है? 13 मीटर। वेयर इज़ द यूज ऑब्लिगेटरी मास 25 kV OHE? मतलब ऑब्लिगेटरी मास कहाँ लगाते हैं? अभी मैंने बताया था कि टर्न आउट लोकेशन पे या क्रॉस ओवर लोकेशन, दोनों में टर्न आउट लोकेशन हो गया क्योंकि 2 टर्न आउट को मिला के एक क्रॉस ओवर बनता है, तो टर्न आउट लोकेशन पे एक ऑब्लिगेटरी बनेगा तो वहाँ यूज़ करते हैं हम टर्न आउट लोकेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक मेन लाइन अप लाइन हो गई, ये डाउन लाइन हो गई और ये इमरजेंसी क्रॉस ओवर डाला, तो यहाँ एक ऑब्लिगेटरी मास्ट आएगा और यहाँ पर भी एक ऑब्लिगेटरी मास्ट आएगा, तो 2 ऑब्लिगेटरी मास्ट आएंगे। तो यहाँ हम ट्रैक सेपरेशन चेक करेंगे, यानी कि ट्रैक सेपरेशन कितना होना चाहिए? 150 से 700 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे भी TS कितना होना चाहिए? 150 से 700 के होना चाहिए हमारा, जहाँ हमें खंबा गाड़ना है या फाउंडेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 203, व्हाट इज़ द स्टोर्स आइटम स्टॉक्ड इंडेंट नंबर?
अच्छा, स्टोर्स के क्वेश्चन है, इसको तो अभी एक बार बाद में ही लेंगे हम। तो इस तरीके से हमने 202 क्वेश्चंस किए जो कि बेसिकली OHE और PSI से रिलेटेड थे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन 203 से ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियोस आपके लिए थोड़े हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।